अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम अहमद और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इरम, ये देख के मुझे ख्याल आ रहा था कि आप कितनी केयरलेस हैं। आप ये देखें कि ये मैंने वैक्सीन लगवाई चुगताई लैब से, ठीक है, दूसरा शॉट भी हो गया। ठीक है। हर पाकिस्तानी को जाके जो भी उसको अवेलेबल वैक्सीन हो उसको रजिस्टर कराए, उसको लगवाए, ये इंतहाई ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। आप इस तरह बेहतियाती करती हैं, तमाम लोग करते हैं और ये अच्छी बात नहीं है। एक्चुअली मैं Getting उस vaccinated is, being a careful citizen of the world. आई एब्सोल्युटली एग्री, लेकिन मैं उस उम्र के जुमरे में अभी नहीं आई जहाँ पे फ्री वो तो वैक्सीन आप लग कभी भी रही नहीं थी। आएंगी। नहीं, मैं आप आज कुछ ना करें, लेकिन नहीं ये नहीं है कि मेरे आप अपने दफ्तर को कहें कि वो लगवाए, लेकिन कुछ करें आप। मैं अपने दफ्तर को कह रही हूँ कि आप जी। ज़रूर लगवाएं। ओके। ठीक है जी। अच्छा, आज एक बहुत स्पेशल डे है। रमज़ान बाबरकत महीना है और आज उसकी 21वीं रमज़ान है। आज एतकाफ शुरू हो गया। एतकाफ शुरू हो गया है और ताकरातें स्टार्ट हो गई हैं और आज हज़रत अली की शहादत का भी डे है। तो इस इम्पोर्टेंस से NCOC ने कुछ रखे हुए थे, पाबंदियां लगाई हुई थी कि जुलूस नहीं निकलेंगे, बट सुनने में आया कि जुलूस निकले हैं फिर भी। असल में देखें, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि NCOC जो है और सरकारी इदारे खुद बड़े केयरलेस रहे हैं। हमने थोड़े दिन पहले यहीं पे तस्वीरें दिखाई थी, चेयरमैन सेनेट जो अफ्तार पार्टी कर रहे थे और जिस जी हल्ला गुल्ला हो रहा था बिल्कुल। वहाँ पे। तो जब आप अरबाब इख्तियार को देखते हैं, आप अपने मिनिस्टर्स को देखते हैं कि वो केयर नहीं कर रहे और वो जो है मौज मस्ती कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं हम अपनी मजहबी चीज़ों को हम क्यों पीछे compromise डालें। करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत में मौजूद चंद लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से हमें इंसानी जानों का ख्याल करना चाहिए। हज़रत अली की शहादत जो है वो बहुत बड़ा एक वाक़या है हमारा। बिल्कुल और उससे हमने जो आज भी नहीं सीखा कि किस तरह मुसलमानों की आपस की नाइतफ़ाक़ी जो है हमारे खुलफ़ाए राशिदीन की शहादतों में उसने रिज़ल्ट किया। और इस दिन होना तो ये चाहिए था कि हम लोग बैठ के सोचते और ये दुआ मांगते कि अल्लाह ताला हमें सहाबा इकराम जो है उनके उसवा हसना पे चलने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए और हम उसको आगे लेकर चलें। लेकिन हम जुलूस निकाल रहे हैं, इन जुलूसों से आप देखें कि लोगों की ज़िंदगियां ख़तरे में पड़ रही हैं। बिल्कुल मुसलमानों की, मोमिनीन की खाने काबा में बंद कर दिया था, मस्जिद नबी में बंद कर दिया था, तवाफ़ भी रुक गया था। बिल्कुल तो इसका मतलब है कि हमारे अकायद और हमारी रसूमात जो हैं वो इंसानी जान से कम हैं। यानी जान है तो जहान है, जहान तो है। फिर आप अल्लाह की इबादत भी करते हैं और सब कुछ करते हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें केयरफुल होना जो है या ज़िम्मेदारी जो है वो ज़्यादा मुज़ाहिरा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब ये एक मज़हबी बात है और मसलकी है, इसलिए मैं इससे ज़्यादा इस पे कहना नहीं चाहता कि ये ना लगे क्योंकि मैं नॉन अहले तशरीह हूँ तो मैंने ये बात की। नहीं, वो मेरा मकसद नहीं है। लेकिन मैं जनरल पर्सपेक्टिव में एक बात कर रहा हूँ कि हमें अपने आप का और एक दूसरे का ख्याल करना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक जी, अग्रीड। अच्छा, थोड़ी सी पॉलिटिकल बात अब हो जाए, रिलीजियस हो गई। देखिए, नून लीग बहुत अरसे से ये शोर मचाती है कि फ़ौज का पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा रोल होता है हर वक्त और नहीं होना चाहिए। और अब मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि ये सिंध हुकूमत के ऊपर एतबार नहीं है और जो इलेक्शंस हुए हैं उसके डब्बे जो हैं वो फ़ौज के हवाले किए जाए ताकि वो काउंटिंग तो मुल्क की फ़ौज के हवाले कर देना। हर चीज़ तो फ़ौज ही करवाती है, NCOC से नहीं इम्प्लीमेंट होती है, SOPs तो फ़ौज आ जाती है। इलेक्शन आपने करवाना है, लेकिन आप कहते हैं फ़ौज इलेक्शन का हिस्सा ना बने, लेकिन डब्बे फ़ौज के पास हो, अब वो हमें बताए, हमें जिता के फिर हमें बस सलूट करना शुरू हो जाए। तो मिफ्ता इस्माइल साहब को बताएं कि बगैर मरे तो जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत में जाने के लिए ज़रूरी है कि पहले मरे। और दूसरी बात यह है कि वो सिंध हुकूमत के पास डब्बे नहीं होते, वो इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं और वो फेडरल सब्जेक्ट है। ठीक हो तो गया। मिफ्ता इस्माइल इस मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, उन्हें वो पता होना चाहिए। इतनी सी वो अपना पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में इस तरह की तो बातें ना करें। ये तो बेवकूफ़ों वाली बात है। अच्छा, हम इसी बात को आगे लेके चलते हैं कि NCOC ने जब से फ़ौज को इन्वॉल्व किया है SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो 38% से असद उमर ने बताया है कि उनके जो हेड हैं कि 38 से 68% के ऊपर SOPs इम्प्लीमेंट होना शुरू हो इसका गए हैं। मतलब है कि इस हुकूमत की जो गवर्नेंस की सारी बातें करती हैं ना, वो तो खुलकर नज़र आ गई कि इनकी गवर्नेंस ज़ीरो है।
ठीक हो गया। और मैं तो पहले भी मैंने आपको कहा, बिजली का बिल देना हो तो फौज को ले आते हैं, टैक्स कलेक्शन हो तो फौज को ले आते हैं, बिल्कुल। सैलाब ज़दगान के लिए फ़ौज को ले आते हैं, ज़लज़ला ज़दगान के लिए फ़ौज को ले आते हैं, इलेक्शन करवाना हो फ़ौज को ले आते हैं, बिल्कुल। टीएलपी कंट्रोल ना हो रही हो फ़ौज को ले आओ, कोई और आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हो तो सिविल इंतज़ामिया को टैक्स पेयर इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? इनको घर भेजें, बिल्कुल ठीक है फिर। इनको घर भेजें सारों को। ये हमारे टैक्सों पे ये गाड़ियां रखे हुए और अय्याशियां कर रहे हैं और एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठे हुए हैं, जबकि इनकी कारकर्दगी जो है वो 38% है, यानी 40% से कम पे तो मैट्रिक में फेल हो जाता है। तो बिल्कुल ठीक इसका है। मतलब है कि दे फेल्ड, इनकी गवर्नेंस जो है दैट इज अ फेलियर। सो आ जाके फौजी फिर हाथ पैर हिला के डंडा, बेसिकली डंडा चलता है। मैंने तो कल डंडा भी पीर आपको कहा मुस्टंडियादा, था, कल भी यही डंडा कहा पीर था, मुस्टंडियादा। जहाँ पे डंडा चलता है वहीं पे बात बनती है। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात करते हैं। इंडिया के साथ हम कल परसों भी बात कर रहे थे कि बड़ी हमने ह्यूमैनिटी दिखाई है अभी उनके क्राइसिस के अंदर, कोरोना क्राइसिस में दोस्ती के हाथ भी बढ़ाया है, सारा कुछ किया है, लेकिन वो नहीं बाज आए। उनके भारतीय फौजी हमारे देखें, मैं ये समझता हूँ कि मोदी जो है ना वो बंगाल में जब इलेक्शन हारा है ना तो उसके बाद वो पागल हो गया। उसने कहा इससे पहले कि बाकी जगहों पे हारना शुरू हो जाए तो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट उसका चला है बिल्कुल। पहले भी, तो और बार बार चला है, बिल्कुल। तो शायद उस वजह से ये हुआ है। अगर ममता बनर्जी ना जीतती तो यहाँ पे हालात ज़रा डिफरेंट होते, लेकिन देखें ये अभी इंडिया पाकिस्तान की बिहाइंड द यानी क्लोज डोर्स ये टॉक्स हो रही हैं। जब ये ओपन हो जाएंगी ना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए या पाकिस्तान के लिए एलओसी की वायलेशन जो है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान तो खैर नहीं करता, लेकिन इंडिया बहरहाल, चले इंडिया कहता है ना कि हम करते हैं, तो उस सेंस में मैं कह रहा हूँ। तो ये एक दफ़ा जब हमारा शुरुआत हो जाएंगी मुख्तलिफ कमेटीज़ की, ट्रेड के ऊपर, को क्रिकेट के ऊपर, को फिल्मों के ऊपर, कोई कश्मीर के ऊपर, तो फिर इन चीज़ों को सुकून पड़ जाएगा और एक अनकंडीशनल आपका सीज फायर जो है वो शुरू हो सकता है। इंडिया को बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर वो अपने नेबर्स के साथ अपने हालात बेहतर नहीं कर सकता तो उसकी जो बिड है टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल वो कभी मटेरियलाइज नहीं करती, बिल्कुल और वो ठीक। ख्वाब उसका शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। तो ठीक। उनको दे ऑल्सो वांटेड, दे आर डेस्परेट टू हैव इट, बट एट द सेम टाइम मोदी इलेक्शन भी नहीं हारना चाह रहा, जो कि बंगाल में पूरी तरह हार गया। तो अब वो ज़्यादा एक कैच 22 सिचुएशन में करें तो क्या। पाकिस्तान में मैं किसी को कहूँ ना कि हिंदुस्तान के साथ पीस होना चाहिए, सारे कहेंगे पीस होना चाहिए, बिल्कुल कहेंगे। किसी को कोई इतराज़ नहीं हाँ है, जी। लेकिन सारे ये कहेंगे एट व्हाट कॉस्ट। सारे कहेंगे कि कश्मीर के ऊपर हमने नहीं करना, कश्मीर पे बैठ के टॉक्स करो और बिल्कुल। कश्मीरियों को उनका हक दो। इंडिया में आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ पीस होना चाहिए, तो 99% लोग ये कहेंगे पाकिस्तान नहीं होने देता, क्योंकि ये उनकी गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है ओके। जो उनको वहाँ पे प्रोपेगेट किया जाता है। अब देखें ना कि इंडिया जो है उसके अंदर अरुंधति राय ने जो लिखा है, हाँ जी, और उसने जो मोदी के ऊपर लिखा है वो दैट इज एन आई ओपनर। इट इज। बरका दत्त ने जो लिख दिया जी। दैट इज एन आई ओपनर। जो नीना गोपाल ने लिखा डेक्कन हेरल्ड में, आप उसको अच्छा। देखें, वो दैट इज एन आई ओपनर। वो तो मोदी को अब समझ नहीं आ रही कि किधर भागे, और ये वो लोग हैं जो बिल्कुल चुप करके थे, क्योंकि एक फाशिस्ट गवर्नमेंट है। तो ये आप सोचे कि मोदी के ऊपर कितना प्रेशर होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब तो होना भी चाहिए। काफ़ी इन्जॉय कर लिया उसने अपना नेगेटिव प्रोपेगेंडा से, उसने काफ़ी देर इन्जॉय कर ली। अच्छा, आज की सबसे इंटरेस्टिंग खबर, बिल गेट्स की अपनी अहलिया के साथ डाइवोर्स हो गई आफ्टर 27 ईयर्स। ये समझें कि इसको आप इंटरेस्टिंग कह रही हैं। नहीं, किसी का घर टूट गया, no. किसी बेचारी को तलाक हो गई और आप चीजें ले रही हैं। इसकी वजह बताती हूँ, इसमें जो मीम्स बनी है वो इतनी अमेजिंग मीम्स हैं। बेसिकली तो यही है ना कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, औरत को खुश नहीं रख सकता। बिल्कुल। देखिए, हम इसमें दो बात जरूर करूंगा मैं। एक तो ये है कि ये उनका जाती इशू है, हाँ जी, और मुझे और आपको हक नहीं है उसमें कमेंट करने का। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, कि जो इनका फॉल आउट है उसकी वजह से ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज में बहुत फ़र्क पड़ेगा, स्पेशली अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में, जहाँ पे बिल मेलिंडा फाउंडेशन जो है वो ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर रही थी, एंड दे आर डेडिकेटेड अराउंड $50 बिलियन फॉर दैट। ओके। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि इनकी जो डिवोर्स है या सेपरेशन है
वो किसी भी तरह और रिफाए आमा के जो काम ये बिल गेट्स फाउंडेशन कर रही है या बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो कर रही है वो अब्रप्ट किस्म के एंड ना हो, वरना बहुत बहुत बच्चों का, बहुत लोगों का, बहुत खवातीन का वो जो ऑन गोइंग है उनको मतलब एजुकेशन में आपको बताता हूँ कि बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन वर्ल्ड बैंक के थ्रू इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट को उन्होंने ऑफर किया हुआ है एक एजुकेशन का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा। वो तो अलग बात है कि हमारी 18 अमेंडमेंट के बाद सारे शेयर हुए हुए हैं, हर आदमी ये सोच रहा है कि मुझे इसमें से क्या मिलेगा, अब वो उनको मिलना नहीं है तो वो स्टॉल हो रहा है। लेकिन इस तरह उन्होंने नायरोबी में किया, सर नाइजीरिया में किया, कीनिया में किया, इंडिया में कर रहे हैं। तो उनका स्प्रेड जो है बिल एंड मेलिंडा का वो इतना बड़ा है कि मुझे बस ये है कि यार ऐसी लड़ाई ना हुई हो कि एक होता है ना इररिकंसाइलेबल डिफरेंसेस, चलो वो तो ठीक है, आप फिर भी एक बोर्ड रूम में बैठ जाते हैं, आप एजेंडा पे बात कर लेते हैं, आप बच्चों के लिए मिल लेते हैं, आप चेक साइन कर लेंगे ये वो। लेकिन अगर वो भी अलग होना है तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ चैरिटी वर्क इन द वर्ल्ड विल बी हैमर्ड। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। मुझे कोई खुशी नहीं इसकी। नहीं, खुशी तो खैर मुझे भी नहीं है। मैं चेज़ा नहीं ले रहा। नहीं, मैं खुशी मुझे आप भी चस्का ले रही थी। मैं मीम्स अगर आप देखेंगे तो आपको भी हंसी आ जाएगी, लेकिन ये है कि नहीं, ये ऑफ कोर्स इट्स नॉट समथिंग टू गेट हैप्पी अबाउट। इसके बाद आपको मैंने चुगताई लैब भेजना और ये टीका लगवाना है। बस ठीक है, आप ज़रूर भेजें मुझे, अगर मुझे आप लगवाएंगे तो स्पुतनिक। बिल्कुल ठीक होगा। अगला सवाल है कि हमारे एक पाकिस्तानी दुबई बेस्ड हैं बिजनेसमैन आसिफ हफीज़, वो पिछले 3.5 साल से जेल में बंद हैं लंदन की, और वो इस वजह से बंद है क्योंकि उनके ऊपर फर्द जुर्म अभी आयद नहीं हुआ, बट उनके ऊपर केस चल रहा है और यह पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बिल्कुल परसू नहीं किया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो किसी के लिए परसू नहीं करेगी, ये तो कहेगी शुक्र है रख लो इसको। नहीं, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो ये कहेगी अच्छा असी तो पहले ही कहते सा ऐसा सानू क्यों नहीं आना देता यार ऑर्डर ले गया। नहीं, उसका हुआ क्या कि आसिफ हमीद एक्चुअली 35-40 साल से दुबई में मुकीम है जी, और ये सोने का कारोबार करते हैं और इनकी एक एस्टेब्लिश्ड वहाँ पे काम था और लंदन इनका एक हॉलीडे होम था, ठीक है, यानी जहाँ वो काम के लिए नहीं जाते थे, जहाँ वो वेकेशन फैमिली के के लिए। साथ वेकेशन वगैरह करने जाते थे। एक रात को क्या हुआ, कोई 25-30 पुलिस की गाड़ियाँ आई और वो जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनकी या क्राइम कंट्रोल एजेंसी जो है उसने आके सराउंड किया और भाई साहब को अरेस्ट करके ले गए। घरों की दीवारें भी तोड़ी, ये कि उन्होंने काफ़ी अपना तोड़ फोड़ की। जो इनके ऊपर वारंट्स थे वो एक्चुअली DEA के थे, ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी ऑफ अमेरिका। ओके, और ड्रग एनफोर्समेंट जो है वो दुनिया में कहीं पे भी ऑपरेट कर सकती है, उसको ये मैंडेट है ओके, कॉन्स्टिट्यूशनली। तो DEA लेकिन अरेस्ट नहीं कर सकती उस तरह से अब लंदन मेट्रोपॉलिटन के अंदर, तो उनको लंदन पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ा, ठीक, आके अरेस्ट कर लिया। फर्द जुर्म इसलिए शायद अभी तक आयद नहीं हुई कि आसिफ हमीद ब्रिटिश पुलिस को वांटेड नहीं है ओके, और ब्रिटिश क्राइम एजेंसी को वांटेड नहीं है, ही इज़ वांटेड बाय DEA। अब मुझे लगता है कि उनकी जो एक्सट्रेडिशन जो है ना वो कहीं बीच में पड़ी हुई है कि कोई देयर इज़ नो ओपन एंड शट पॉलिसी बिटवीन US एंड UK के आराम से वो एक ड्रग चार्जेस पे एक्सट्रेडिशन हो जाए। आसिफ हफीज़ के ऊपर एलिगेशन ये है कि ये जो ममता कुलकर्णी इंडियन एक्ट्रेस है, हाँ जी, उसके मियाँ के साथ मिलकर और एक कीनिया का बहुत बदनाम ज़माना ड्रग डीलर, उनके साथ इनके मरासिम थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अब उसके ऊपर आगे कर लिया। मरासिम तो मेरे भी आपसे हैं, बिल्कुल, आपके ये शुएब से हैं, आपके इनसे हैं। बिल्कुल, तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर ये कल को कोई रेडी से खुबानियाँ चोरी कर रहा है तो आप उसके मेरा भी कसूर होगा। कसूर। लेकिन बहरहाल अब वो मेरा ख्याल है कि वो केस बिल्डअप करना चाहते हैं नॉट ऑन आसिफ हमीद बट ऑन ममता कुलकर्नी's हस्बैंड एंड दैट कीनियन, और उनको अरेस्ट करवाना चाहते हैं। आसिफ साहब का प्रॉब्लम है कि उनको मल्टीपल इश्यूज हैं, ठीक है, उनकी कई सर्जरीज भी हो चुकी हैं, बीमारी है, सब कुछ है। अब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर उनकी बेल ही नहीं लगती, चार्ज तो अभी तक लगा ही नहीं, चार्ज तो वहां से आएगा तो फिर लगेगा। पाकिस्तानी मीडिया ने भी इसको बड़ा थोड़ा कवर किया, सिर्फ द न्यूज़ ने कवर किया इसको, अच्छा, और जियो ने कवर किया, और उसमें भी सिर्फ मुर्तज़ा अली शाह एक रिपोर्टर है, उस रिपोर्टर ने इसको कवर किया, ठीक है, किसी और ने इसको सिंपैथेटिक ग्राउंड्स पे कवर नहीं करने की कोशिश की। पाकिस्तान हाई कमीशन हमेशा की तरह सो रही है, पाकिस्तान हाई कमीशन में सारे लोग सो रहे हैं। इनका तो घर का खर्चा नहीं बेचारे का चल रहा था, उनकी गाड़ियां बेच बेच के जो है ना वो घर का खर्चा चला रहे हैं इतने अरसे से, कारोबार ठप हो गया, ये वो। अब अगर साल के बाद ये साबित होता है कि ये नहीं था बंदा, तो हुज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दैट?
बिल्कुल ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अपने सिटीजन्स के लिए ना सिर्फ लीगल एड देनी चाहिए बल्कि मॉरल और एथिकल एड भी देनी चाहिए वहाँ पे। बिल्कुल ठीक। सो अब देखते हैं ये इस केस के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हुआ है, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कहती है, whether they spit out आसिफ हफीज और whether they sort of can't absorb it और फौरन डीए के हवाले कर दें हवाले और फिर कर आगे देते एक हैं। नई कहानी चले। हाँ। आसिफ हफीज का अब केस जो है ना वो एक बड़ी अजीब प्रोपोर्शंस में है। अब देखते हैं कि उसको बेचारे को कब हक मिलता है, कब उसको रिस्पाइट मिलता है, लेकिन फॉर दैट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ टू मूव and they have to start taking the case of their overseas Pakistanis seriously। और रेमंड डेविस को याद करें कि जब रेमंड डेविस ने 2 बंदे भी मार दिए थे तो उसको डिप्लोमेट डिक्लेयर करके ले गए थे, इसलिए नहीं कि रेमंड डेविस ने बंदे नहीं मारे थे, इसलिए बिकॉज CIA के लिए पूरी दुनिया में हज़ारों ऑपरेटिव्स जो हैं काम कर रहे थे और 48 घंटे में दे गॉट 11,000 रेजिग्नेशंस कि अगर रेमंड डेविस को नहीं बचा सकते तो हम भी फंसेंगे हर जगह पे, एंड नोबडी वांटेड टू डील विद देम। तो ओबामा ने आके कहा कि ये हमारा डिप्लोमेट है, एंड अमेरिकन गवर्नमेंट केम हार्ड एंड फास्ट ऑन रेमंड डेविस इशू बिकॉज वो एक ऑप्टिकल इशू बन गया था। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड ऑल्सो मेक अ केस आउट ऑफ दिस थिंग। अग्री। आपने कुछ अरसे पहले अपने एक वीलॉग भी किया था और मेंशन किया था IPL को लेकर, और वो कैंसिल हो गया, तो अब बताएं उसके बारे में। IPL जो है ना वो सस्पेक्टेड, उसमें कोई 3 से 4 प्लेयर्स हैं फॉरेन प्लेयर्स जिनको कोविड हो गया। ये पहले ढीठ थे, बाज नहीं आ रहे थे, और ICC जो है वो आपको पता है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल जो है टोटल उसके कंट्रोल में है क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ से आ रहा है। लेकिन अब उनके साथ एक मजीद हुआ है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जितने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स उनके वापस आने पे बैन लगा दिया। उनका मरो वहीं पे, मेरा तो भैया तो नहीं कहा कि मरो वहीं पे, उनका जाओ बढ़ो। वो इसलिए वो कहते हैं हम कह रहे थे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट से तुम छोड़ के नहीं आ रहे थे ना। अब उनका जो भी ऑस्ट्रेलिया आएगा इंडिया से उसको 5 साल कैद होगी और $66,000 उसको फाइन भी होगा, ओह गॉड। विच गोज फॉर IPL क्रिकेटर्स। ओके। तो अब वो जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स IPL के अंदर हैं, they have a problem, they can't go home ओके। and they have to be restricted in their hotels। और अगर होटल्स बंद होना शुरू हो गए तो उनको दोस्तों के घर में रहना है, एंड सडनली इट्स अ नाइटमेयर टू लिव इन इंडिया राइट। अब डेफिनेटली इंडिया की तो बहुत सूरत हाल जब वो पहले पैसे की फिक्र थी ना, लालच उसमें बाज नहीं आए थे। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। हाँ। थैंक यू सो मच मुबशर, इट वाज एज यूजुअल वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव टॉक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को रिंग करें, एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।